ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मैं सिर्फ खुद पर लगे इल्ज़ाम गलत साबित करने के लिए कर रहा हूँ। जब तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी तो सबको यकीन आ जाएगा। वो मेडिकल रिपोर्ट झूठी है जो मीडिया में लीक करवाई गई है। काम पूरा होते ही तुम्हें पैसे और तलाक मिल जाएगी। ध्रुव वर्मा ये कहकर वहां से चला गया। उसे मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो हमेशा सर से पैर तक खुद को ढक कर रखती थी। मैं बस उसकी मामूली सी एम्प्लॉय थी। ध्रुव ने कभी मेरा चेहरा नहीं देखा था। मैं बहुत संस्कारी लड़की थी। अगले दिन शादी हो गई। मैं उसके बेड पर मौजूद थी। वो कमरे में आया तो पहली बार मेरा चेहरा देखकर वो हैरान रह गया था। ध्रुव सर, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे जो खबरें आपके बारे में उड़ रही हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट आपके बारे में लीक हुई है, क्या वो सच है? वो अपने कदमों को तेज तेज बढ़ाते हुए अपने ऑफिस की तरफ चले जा रहा था, जब मीडिया वाले आसपास मौजूद उसे घूरते हुए सवालों की बौछार उस पर कर चुके थे। ध्रुव सर, प्लीज हमें बताइए कि जो मेडिकल रिपोर्ट आपके बारे में लीक हुई है, क्या वो ठीक है या नहीं। ध्रुव सर, आप ऐसे मीडिया के सवालों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं और ये आपकी कंपनी की इमेज के लिए बहुत गलत हो सकता है। आपकी फियांसे आपको छोड़कर चली गई सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप मेडिकली अनफिट हैं। सवाल तो एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे थे, जबकि वो खामोशी से अपने होठ बंद किए उन लोगों को अपने आसपास मक्खियों की तरह भिनभिनाता हुआ महसूस कर रहा था। उसे पब्लिक से कितनी उलझन थी, ये बात हर कोई नहीं जानता था, मगर अभी मैटर ऐसा ही था कि हर कोई उसकी खबर को छापना चाहता था। सर, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि इशिता मैडम आपको क्यों छोड़कर चली गई? आप जानते हैं कि उनकी फैमिली की सपोर्ट आपकी कंपनी के लिए कितनी ज़रूरी है। क्या मेडिकली अनफिट होने की बात ठीक है? यह आखिरी सवाल उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बज रहा था जब वो पलटते हुए उन सबको घूर गया था, जिस पर वो सब लोग अपना सांस रुकता हुआ महसूस करने लगे थे। वो सब लोग उसकी लाल पड़ती हुई आंखों को देखकर रह गए थे। जो बात आपको बताई गई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसी कोई वजह नहीं है। ये रिपोर्ट झूठी है। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की है और आप सबको बहुत जल्द इसका सबूत भी मिल जाएगा। तो प्लीज़, जब तक आपको कोई सबूत नहीं मिल जाता, इल्ज़ाम लगाना बंद कर दीजिए। सीरियस होकर कहता हुआ वो उन सब लोगों को घूरते हुए अंदर अपने ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा चुका था, जबकि वो सारे लोग उसका मुंह देखकर रह गए थे। किसी ने भी दोबारा उसे रोककर पूछने की हिम्मत नहीं की थी। वो ज्वाला बनकर आगे बढ़ता चला जा रहा था, जिसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मैं सिर्फ खुद पर लगे इल्ज़ाम गलत साबित करने के लिए कर रहा हूँ। जब तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी तो सबको यकीन आ जाएगा। वो मेडिकल रिपोर्ट झूठी है जो मीडिया में लीक करवाई गई है। काम पूरा होते ही तुम्हें पैसे और तलाक मिल जाएगी। ध्रुव ये कहकर चला गया था। उसे मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो हमेशा से खुद को छुपाए रखती थी। मैं बस एक मामूली सी एम्प्लॉय थी। ध्रुव ने कभी मेरा चेहरा नहीं देखा था, जबकि दुपट्टे के अंदर छुपी हुई मैं कपकपाते हुए उसे देख रही थी। क्या उस इंसान की नज़र में औरत नाम की किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं थी? वो किस तरह बदतमीज था, मुझे पैसों के बदले में कैसे डिमांड कर रहा था, मगर मैं तो बेबस थी, तभी उसकी बात मानने पर मजबूर थी। बाप के गुजर जाने के बाद दो बहनें और माँ की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ चुकी थी, जिसको पूरा मैंने ही करना था। अगर सामने खड़े इस नौजवान से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके ही सही मेरी माँ को मेरी बहनों को शादी की फिक्र से आज़ाद कर देता, तो इससे बेहतर क्या ही था। मैंने अपना सर हाँ के इशारे में हिलाया। मैं उसकी बात मानने को तैयार थी। अगले दिन शादी का वक्त तय कर दिया गया। अभी घर में किसी को भी अपनी शादी की खबर दिए बिना मैं वहां से निकलती चली गई थी। अगर अभी मैं अपनी शादी की खबर घर वालों को बता देती तो घर में 100 तरह के सवाल पूछे जाते, जिनका जवाब मैं अभी नहीं देना चाहती थी। ऑफिस के टाइम पर ऑफिस के बदले में उसके अपार्टमेंट की तरफ आई थी। दरवाज़ा बजाते हुए मैं अंदर मैनेजर के इशारे करने पर एक कमरे में चली गई थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं अपनी बहनों का सोचते हुए इतना बड़ा फैसला कर तो गई थी, मगर अब इस फैसले पर अटल रहने की हिम्मत मेरे अंदर से खत्म होती जा रही थी। कमरे में मौजूद देखकर ध्रुव कदम कदम चलते हुए मेरी तरफ बढ़ा था, जबकि नज़र मेरे ढके हुए चेहरे पर टिकी हुई थी। गुस्से से मेरी तरफ बढ़ते हुए वो पैंट की पॉकेट में अपना हाथ डाले हुए था। वो मेरी तरफ देखता रहा। चलो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सीरियस होकर बोलता हुआ वो बिना मुझ पर दूसरी नजर डाले पलट चुका था, जबकि मैं अचानक अपने कदमों को उसके जाने के बाद उसके पीछे पीछे बढ़ा चुकी थी।
कुछ ही देर बाद मैं प्रियंका ध्रुव वर्मा बन चुकी थी। वापस उसी कमरे में आते हुए मैं बिस्तर पर बैठते अपने दुपट्टे को हटा चुकी थी। दुपट्टा हटते ही मेरा चेहरा दिखने लगा था। नर्म मुलायम सा चेहरा मेरे कम उम्र होने को बता रहा था, जबकि बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। छोटी सी नाक और भारी भारी गाल के साथ मैं एक परी की तरह लग रही थी। फिर सर से दुपट्टा सरकते ही मेरे लंबे घने रेशमी बाल लहराए थे। तभी अपने साथ लाया हुआ पर्स थामते हुए मैं मोबाइल निकाल चुकी थी। हेलो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, मुझे यहाँ पर कुछ दिन लग जाएंगे, आप फिक्र मत करना। प्रिया और साक्षी का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊँगी, मेरी फिक्र मत करना। अपने लहजे में भरती हुई उदासी को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए मैं उदास होकर बोली थी, जबकि सामने से बिना उनके सवालों को सुन मैं अपना फ़ोन रख चुकी थी। जिस काम के लिए मैं आई थी मुझे ये काम करना ही था। तभी उठते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। इसमें एक सफ़ेद रंगत वाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। मैं अपने आप को छुपाकर उन सारे मर्दों की गंदी नज़रों से दूर रहती थी। अच्छे तरीके से अपना चेहरा पानी से धोते हुए मैं साफ करके वापस कमरे में आ चुकी थी। कांपते हुए दिल के साथ बिस्तर पर बैठते हुए मैं आने वाले लम्हों को धड़कते हुए दिल के साथ सोच रही थी। तभी हल्की सी आवाज़ से दरवाज़ा खुला और खुले दरवाजे से ध्रुव वर्मा चलकर अंदर आया था। अपनी शेरवानी के 2 बटन खोलते हुए वो बेड की तरफ चलकर आया था कि सामने ही खूबसूरत लड़की पर नजर पड़ते ही उसके कदम रुक चुके थे। उसकी आंखें मुझे देखते ही जा रही थी। ऐसी पूरी खूबसूरती तो वो कभी भी नहीं देख पाया था। जब से मैं उसके पास काम करने लगी थी तब से लेकर अब तक मैंने आज तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। अब भी मेरा चेहरा वो जब देख पाया था जब मैं उसके बिस्तर पर मौजूद उसकी पत्नी की हैसियत से बैठी हुई थी। तो मेरी पूरी खूबसूरती देखकर वो अपने गले में अचानक भरने वाली आवाज़ को रोक नहीं पाया था। तो मेरी पूरी खूबसूरती देखकर वो अपने गले में अचानक भर्राने वाली आवाज़ को रोक नहीं पाया था। तभी बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए ठीक मेरे सामने आकर बैठ चुका था। आंखें मेरे चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये शब्द अचानक ही उसके मुंह से निकल गए थे, जिस पर मैं कपकपाते हुए अपना सर और ज़्यादा झुका गई थी। ध्रुव वर्मा मेरी नज़रों की ठंडक पहचानने के लिए मेरी थोड़ी के नीचे अपनी उंगलियों में रखते हुए मेरा चेहरा ऊपर उठा चुका था, जबकि मेरी बड़ी बड़ी आंखों को झुका हुआ महसूस करके उसका दिल मेरे कदमों के नीचे बिछता चला जा रहा था। मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी। फिलहाल बस यही बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। ध्रुव की ऐसी नज़रों को अपने ऊपर देखकर मैं अचानक अपने होठों को चबाते हुए मेरे शरीर में आने वाली अजीब सी उलझन पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर ध्रुव मेरे होठों को दांतों के पकड़ में लेते हुए अपनी उंगलियों का निशान छोड़ चुका था। क्यों इन पर जुल्म कर रही हो? इन पर जुल्म करने के लिए तो मैं काफ़ी हूँ। ऐसी बातें कहता हुआ वो झुकते हुए मेरे होठों पर हल्के से अपने होठ रख चुका था, जबकि मैं कांपते हुए उसे कांधों से थाम कर रह गई थी। अचानक धड़कनें तेज हुई थी और सांस उसकी नज़दीकियों को महसूस करते हुए रुक चुकी थी। अब तुम छोटी सी बात पर सांस रोक लोगी तो ऐसे कैसे बात बनेगी? सीरियस होकर बोलता हुआ मेरे चेहरे पर फूंक मारता हुआ मेरा लाल पड़ता चेहरा वो देखता रहा। मैं किसी को भी अपनी खूबसूरती से आराम से पागल कर सकती थी। वो पहली ही बार में मेरी खूबसूरती का शिकार हो चुका था। घबराते हुए मैं कुछ बोलने ही लगी थी कि मेरे होठों पर उंगलियां रखते हुए उसने मेरे शब्द मेरे ही मुंह में रोक दिए थे। मुझ पर झुकते हुए अपनी शेरवानी के बटन खोलते वो सारी दूरियों को धीरे धीरे खत्म कर रहा था, जबकि मैं खुद को ध्रुव की पकड़ में बेबस पाती हुई अपने आप को उसके हवाले कर चुकी थी। अब जब इतना फैसला कर ही लिया है तो इस पर अटल रहने की बारी भी मेरी ही थी। आंखों से कुछ आंसू अचानक गिरने लगे थे, मगर मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया था। सुबह को मेरी आंख सूरज की रोशनी कमरे में आने पर खुली थी। अपनी छोटी छोटी आंखें खोलते हुए मैं आसपास देखते हुए याद करने की कोशिश कर रही थी, मगर अपना टूटा हुआ शरीर महसूस करके मैं दर्द के मारे तड़प कर रह गई थी। जंगली दिल में सोचते हुए मैं बिस्तर की दूसरी तरफ करवट लिए हुए ध्रुव को देख रही थी, जो बिना शर्ट के अपने ऊपर कंफर्ट डाले हुए गहरी नींद में सो रहा था। आराम से उठते हुए मैं अपने टूटे फूटे शरीर को संभालते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। बाथरूम से शावर लेकर मैं जैसे ही बाहर निकली, सामने ही ध्रुव मुझे बेड से टेक लगाते हुए दिखाई दिया था। उसकी लाल आंखें मेरे शरीर पर जमी हुई थी, जबकि मैं कपकपाते हुए अपने शरीर को उसकी नज़रों से आर पार होता हुआ महसूस कर रही थी। अपने होठों को चबाते हुए मैं अपने हाथों की उंगलियों को मसलने लगी थी, जबकि सांस रुक रुक कर आ रहा था।
2 कदम आगे बढ़ते हुए मैं उसके सामने मुजरिमों की तरह कांपते हुए खड़ी थी। तुमसे किसने कहा था कि बिस्तर छोड़ दो? सीरियस आवाज में बोलते हुए वो मुझे उदास कर गया था, जबकि मैं कपकपाते शरीर के साथ उसकी आवाज़ सुनकर रह गई थी। वो मुझे शावर लेना था। धीमे लहजे में मैं मुश्किल से बोली थी, जबकि नज़रें ध्रुव की नज़र से मिलने से मना कर रही थी। अभी के अभी बिस्तर पर वापस आओ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करे। सख्त लहजे में बोलता हुआ वो मुझे गहरी नज़रों से देखने लगा था, जबकि मैं ध्रुव की नज़रों में गहराई महसूस करते हुए कपकपा कर रह गई थी। उससे कुछ बोलना बिल्कुल बेकार था, और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत बची थी कि मैं ध्रुव वर्मा से कोई बहस कर सकती। तभी मैं खामोशी से चलकर आती दूसरी तरफ से बेड पर बैठ चुकी थी। मेरा हलक खुश्क हो रहा था, जिस पर वो बैठे बैठे ही अपना एक हाथ बढ़ाते हुए मेरे बाजू को थामते अपनी तरफ खींच चुका था। कटी हुई डाल की तरह मैं उसके सीने पर गिरते हुए अपनी सांस तक रोक चुकी थी। पत्नी हो तुम मेरी, हक रखता हूँ मैं तुम पर। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही, लेकिन पति तो हूं ना तुम्हारा मैं। सख्त लहजे में कहता हुआ वो मेरे चेहरे के एक एक फीचर को देखते हुए अपनी उंगलियों से छू रहा था और मुझे कपकपाने पर मजबूर कर चुका था। जब मैं हलक तर करते हुए हाँ के इशारे में सर हिला गई थी। जी आप मेरे पति हैं, मैं घबराते हुए लहजे में बोलते अपनी नजरें झुका चुकी थी, जबकि उठती और गिरती पलकों को देखते हुए ध्रुव अंदर से बहुत खुश हो रहा था। ऐसी खूबसूरती उसने बड़े बड़े खानदान की लड़कियों में भी नहीं देखी थी, और ना ही उन लड़कियों में जो उसके ऑफिस में काम करती हुई दिखाई देती थी। तो मेरी पत्नी से मेरा दिल नहीं भरा तो तुम यहीं रहो और अपने पति को खुश करो। वो मेरे कानों में बोलता हुआ मेरी गर्दन पर झुकते हुए अपने दांतों के निशान मेरे ऊपर छोड़ चुका था, जबकि मैं अपने नाखूनों को उसके कांधों पर मारने से रोक नहीं पाई थी। सिसकी मेरे होठों से निकलते हुए उसे खाली कमरे में गूंज गई थी। ध्रुव। कपकपाते होठों से उसका नाम मेरे मुंह से निकला था, मगर उसकी बढ़ती हुई हरकतों पर सिसकियां बंद हो चुकी थी। ध्रुव एक बार फिर से मेरे शरीर पर अपने नाम की मोहर लगाता हुआ मेरी गहराइयों में उतरता चला गया, जिस पर मैं सिसकते हुए अपना शरीर उसके नाम कर चुकी थी। राहुल, कॉन्ट्रैक्ट फिर से सही करवाओ और उसमें एक और शर्त लिखो। दिन के उजाले में कमरे में पड़े हुए पर्दों की वजह से अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, जबकि वो पर्दों की तरफ मुड़ा हुआ फोन कान से लगाए किसी से बात करने में लगा हुआ था। पर्दों की दरार से रोशनी निकलते हुए उसके चौड़े शरीर पर पड़ रही थी, जिससे सीने पर मौजूद नाखूनों के निशान दिख रहे थे। मगर सर, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से कैसे कर सकता हूँ? मेरा मतलब है, प्रियंका मैडम ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, फिर हम इसमें चेंज कैसे कर सकते हैं? उसकी बात के जवाब में सामने से ये जवाब मिला था, जिस पर वो अपना माथा मसलते हुए उसकी बात आराम से सुन गया था। राहुल, तुमसे जो कहा है वो करो, मुझे फालतू के सवाल पसंद नहीं, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तो जाओ चेंज करवाओ, और वैसे भी अब प्रियंका चाहकर भी अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। सीरियस होकर एक एक शब्द बोलता हुआ वो सामने दरार में मौजूद रोशनी को देखने लगा था, जबकि सामने से हाँ के इशारे में जवाब मिलते ही वो गहरा मुस्कुराया था। सर, कॉन्ट्रैक्ट में नई शर्त क्या लिखवानी है? यही कि प्रियंका अब से मेरे घर पर ही रहेगी, और जब तक मैं नहीं चाहता वो घर छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं तो उसे प्लांटी में 10 लाख रुपए भरने होंगे। सख्ती से एक एक शब्द पर जोर देता हुआ वो बोला, जबकि राहुल बदले में मुंह खोलकर दोबारा बंद कर चुका था। ये उसका सरफिरा बोझ था। अगर वो कोई फैसला ले चुका था तो वो उस पर अटल रहने वाला था, उसमें राहुल कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी अपना सर हाँ के इशारे में हिलाते हुए वो उसे अपनी तरफ से ये काम पूरे होने का यकीन दिला चुका था, जबकि बिना उसकी किसी दूसरी बात को सुनने वो मोबाइल बंद करते हुए साथ मौजूद टेबल की तरफ उछलकर फेंक चुका था। कमरे में अंधेरा महसूस करते हुए वो सिगरेट पीते हुए सोफे पर बैठ चुका था, जबकि उसकी आंखें अंधेरे में भी बिस्तर पर सोए हुए मेरे शरीर को देख रही थी, जिसमें वो अचानक खुद को खींचता हुआ पा रहा था। न जाने मेरे अंदर क्या था जो कम ही वक्त में वो मेरे इतने करीब हो चुका था। शायद ये मेरी खूबसूरती थी। मैं थी भी बहुत खूबसूरत कि कोई भी मर्द खुद को मेरे पास आने से रोक नहीं सकता था। उसे पूरी उम्मीद थी कि कुछ वक्त बाद उसका दिल मुझसे भर ही जाएगा। तभी सिगरेट के गहरे गहरे कश लेते हुए वो बिस्तर पर सोए हुए मेरे शरीर को देखने लगा था। सिगरेट खत्म होने से पहले ही उसका कंट्रोल खत्म हो चुका था। तभी उसे एस्ट्रे में मसलते हुए वो उठ खड़ा हुआ। अपने भारी भारी कदम बिस्तर की तरफ ले जाते हुए वो फिर से मेरे शरीर को हासिल करने के लिए बढ़ चुका था। ध्रुव, मुझे जाने दीजिए। सीरियस होकर बोलते हुए मैं खुद को उसकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी,
जो कल शादी होने के बाद ही मुझे अपने अंदर बांध चुका था और गलती से भी मुझे बिस्तर छोड़ने की परमिशन नहीं दे रहा था। जबकि मैं उसकी इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। वो बिना मुझ पर अपनी पकड़ ढीली किए मुझे मजबूती से थामे हुए था, मेरी गर्दन पर झुक चुका था। पहले ही उसकी हरकतों से लाल पड़ चुकी गर्दन को अपनी दाढ़ी की चुभन से और लाल करते हुए वो मुझे सिसकियां लेने पर मजबूर कर गया था। मैं कैसे इंसान के साथ फंस गई थी जो मुझे यहाँ से निकलने ही नहीं दे रहा था। तुम एक जादूगरनी हो जो मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। तुम्हें पता है, आज तक कोई भी ध्रुव वर्मा को इस तरह अपने कंट्रोल में नहीं कर सका जिस तरह तुम मेरे दिमाग पर सवार हो रही हो। नशे भरे लहजे में बोलता हुआ वो मेरे शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था, मगर मैं बिल्कुल मरने वाली हो चुकी थी। अब अगर ध्रुव ने कोई और हरकत की तो मैं यही बेहोश होने वाली थी। ध्रुव प्लीज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। कपकपाते लहजे में बोलते हुए मैं उसके हाथ अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर वो मेरे जबड़ों को दबोचते हुए मुझे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर गया था। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है तुमने मुझसे। जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तुम यहाँ से हिलने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे ये बात पब्लिक करनी है। सीरियस होकर सख्त लहजे में मेरी आंखों में देखते हुए वो एक एक शब्द चबाकर कह रहा था, जबकि मैं सांस रोके उसे अपने बहुत करीब महसूस कर रही थी। शरीर हल्के हल्के डर से कांप रहा था। मैं बेहोश हो जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। जब कुछ और बहाना नहीं मिला तो मैंने इसी बात का सहारा लिया था। जबकि वो मेरी बात को समझता हुआ अपना सर हाँ के इशारे में हिला चुका था, तभी मुझे अपने बाजू की पकड़ से आज़ाद करता हुआ उठ खड़ा हुआ। वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए वो इंटरकॉम पर खाना लाने का बोल चुका था। क्या मैं अब अपने घर जा सकती हूँ? सीरियस होकर खाना खाने के बाद मैं उससे उदास होकर बोली थी, जबकि हाथ टेबल के पास ही बड़े हुए रखे थे। मैं नजरें झुकाए हुए अपने नाखूनों को देखते हुए उससे बोली थी, जबकि ध्रुव का निवाला मुंह तक लेकर जाता हुआ हाथ हवा में ही रुक चुका था। वो जलती हुई नजरों से मेरे चेहरे को देखते हुए मेरी पलकों को बार बार गिरता और उठता हुआ महसूस कर रहा था। बार बार अपने होठ चबाते हुए मैं उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। बिल्कुल भी नहीं। सीरियस होकर बोलता हुआ वो दोबारा से अपना खाना खाने में बिजी हो चुका था, जबकि अपना सर उठाते हुए मैं एक झटके से उसे देखने लगी थी। वो ऐसा क्यों कह रहा था? मगर क्यों? आपने तो कहा था कि मैं जा सकती हूँ और जब आप बुलाएंगे तब मैं वापस आ जाऊंगी, तो अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? घबराते हुए बोलते हुए मैं बहुत परेशान दिखाई दे रही थी, जबकि उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थी। मैं अपनी उलझी हुई जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही थी। देखिए मिसेस प्रियंका ध्रुव वर्मा, आपसे मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए, मगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी शर्त में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको मेरे साथ रहना होगा तब तक जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। सख्ती से अपनी प्लेट की तरफ ध्यान देता हुआ वो मुझसे बोला था, जबकि मैं लाल पड़ते चेहरे के साथ उसे देखती रह गई थी। ये सच था कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझी थी। जिस तरह मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने बिना सोचे समझे ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था। मगर अब उसके साथ 24 घंटे रहने के बाद मेरी जान निकल रही थी। एक ही दिन में वो मुझे लगातार अपने पास रख रहा था, और अगर मैं लगातार उसके पास ही रहूंगी तो मेरा क्या हाल होगा, और पीछे से अपनी माँ और बहनों को क्या जवाब दूंगी? एक दिन का तो झूठ मैं बोल चुकी थी, जबकि 1-2 महीने का झूठ मैं कैसे बोल सकती थी? परेशानी से अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए मैं सोचती गई, जबकि माथे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, जिसको ध्रुव ने आराम से देख लिया था। क्या तुम मेरे साथ पर परेशान हो, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करने पर पछता रही हो? सख्ती से वो मेरी आंखों में देखकर बोलता हुआ मेरे हलक खुश्क होने पर मजबूर कर गया था। ऐसा नहीं है, मैंने अभी अपने घर में बताया नहीं, मुझे बस इसी बात की परेशानी हो रही है। घबराते हुए बोलते हुए मैं अपना सर झुका चुकी थी, जबकि अपने नाखून से अपने हाथ को कुरेदते हुए मैं बार बार अपने होठों को दांतों में दबा रही थी। मुझे लगता है तुम मुझे ज्यादा ही याद कर रही हो, जो मुझे उकसाने के लिए तुम बार बार ये हरकतें कर रही हो। सख्ती से बोलता हुआ वो मुझ पर अचानक से झुकते हुए मेरे होठों को दांतों से आजाद कर गया था, जबकि मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाते हुए उसकी आंखों में देखती रह गई थी। वो ये क्या बोल रहा था, मगर फिर उसकी बात समझ में आते ही मैं बिल्कुल घबरा चुकी थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस परेशान हूँ और ये मेरी आदत है। घबराते हुए मैंने अपनी सफाई दी थी, जबकि मेरी घबराहट महसूस करते हुए वो पीछे हो चुका था, मगर उसके होठों पर मुस्कुराहट छा गई थी। उसे अच्छा लगा था ऐसे मेरा शर्म से घबराना, वरना उसने लड़कियों को अपने पास मंडलाते हुए ही देखा था।
मैं उन सब से अलग थी। घर पर बता दो, सिंपल सी बात है, मुझसे कहता हुआ वो दोबारा अपने खाने की तरफ ध्यान देने लगा था, जबकि मैं बस उसे देखती रह गई थी। अब मैं अपने घर में ये जाकर बताती कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर चुकी हूँ और बच्चा पैदा करते ही ये शादी खत्म कर दी जाएगी। ये कैसा ख्याल था। मैं अपनी आंखें बंद करके रह गई थी। क्या आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं अभी के लिए चली जाऊं, ताकि मैं अपने घर वालों को बेहतर तरीके से समझा सकूं कि मैं घर क्यों नहीं लौट रही। अपना हलक तर करते हुए मैं एक रास्ता निकालते हुए उससे बोली थी, जबकि वो खाने से अपना हाथ रोकते हुए मुझे देखता रह गया था। मगर मेरी आंखों में घबराहट, बार बार मेरा हलक तर करना और उंगलियां मरोड़ना वो अच्छे से महसूस कर रहा था। तभी फिर हाँ के इशारे में सर हिला गया था। वो न चाहते हुए भी मुझे इस बात की इजाज़त दे चुका था, जबकि मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था। तभी झट से मैं खड़ी हुई बाहर की तरफ बढ़ गई। टेढ़ी नज़रों से मुझे जाते हुए देखकर ध्रुव मोबाइल उठाते हुए एक कॉल मिला चुका था। उस पर नज़र रखो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, सख्ती से बोलते हुए वो बिना सामने वाले का जवाब सुने कॉल काट चुका था। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? प्रिया और साक्षी कैसी है? उदासी से सामने बैठी बूढ़ी औरत को देखकर मैं उनके गले लगते हुए बोली थी, जबकि वो अपने बाजों में मुझे भरकर चूम रही थी। मेरी बेटी हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, मगर बेटी, ऐसी रात को जवान बच्ची का घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती है। तो आगे से रात को बाहर मत रुका करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे रातों को नींद नहीं आती है। उदास होकर बोलते हुए वो मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी, जबकि मैं मुश्किल से मुस्कुराते हुए उन्हें देखने की कोशिश कर रही थी। यहाँ वहाँ आंखें घुमाते हुए मैं प्रिया और साक्षी को देख रही थी, जो मेरी छोटी सी बहनें थी। 20 साल की प्रिया और साक्षी मेरी जुड़वा बहन थी। वो दोनों जुड़वा थी जिनके रिश्ते लग चुके थे, मगर वो लोग दहेज की वजह से अभी शादी को टाल रहे थे। माँ, मैंने एक अच्छी जॉब ढूंढ ली है, मगर मुझे इस जॉब की वजह से वहीं रहना होगा। मैं अब घर नहीं आ पाऊंगी। आप इन दोनों के ससुराल वालों से बात कर लीजिए। ठीक 1 साल बाद जब मैं लौट कर आऊंगी तो प्रिया और साक्षी दोनों की शादी कर दूंगी। और दहेज की फिक्र मत करना, वो जितना कहेंगे मैं उतना दे दूंगी। प्यार से उनका हाथ थामकर उनकी आंखों में देखकर बोलते हुए मैं उन्हें परेशान कर चुकी थी। मगर बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? ऐसी नौकरी करने की क्या ज़रूरत है जिसमें तुम्हें हमसे दूर रहना पड़े? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? घबराते हुए लहजे में बोलती वो मेरे हाथ थाम चुकी थी, जबकि मैं बेबसी से मुस्कुराकर उनको देखती रह गई थी। माँ, ज़रूरत तो है जो ऐसी नौकरियां करने पर मजबूर करती है, नहीं तो किसका दिल चाहता है अपनों से दूर होकर रहने का? उदास होकर बोलते हुए मैं उनको देखने लगी थी, जब वो न चाहते हुए भीगी आंखों से मेरे सर पर हाथ फेर गई थी। वो जानती थी कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सच है। मेरी बहनों की शादी उनके दहेज की वजह से रुकी हुई थी। खानदान वाले तरह तरह की बातें करते हुए हम लोगों को परेशान कर रहे थे। तभी गहरा सांस भरते हुए वो मुझे हाँ का इशारा कर चुकी थी, जिस पर मैं सुकून का सांस भरते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ पर साक्षी और प्रिया मौजूद थी। शाम तक मैं वहाँ उन लोगों के साथ मौजूद रही थी और वापसी पर अपना सामान पैक करते हुए उन लोगों को छेड़ते हुए वहाँ से निकल आई थी। रोड पर पहुँचते ही एक काली कार मेरा इंतजार कर रही थी, जिसमें से दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर बाहर निकलता हुआ मेरे लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोल चुका था। सामने ही ध्रुव वर्मा को ब्लैक सूट में सनग्लासेस लगाए हुए देखकर मैं धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ते कार में बैठ चुकी थी। मेरे बैठते ही कार सड़क पर दौड़ चुकी थी। हम दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई हुई थी। ड्राइवर बिना अपनी नज़रों को पीछे घुमाए बस सामने शीशे की तरफ देखता चला जा रहा था। उसके करियर से उसे गूंगा और बहरा बनना पड़ता था। उसके सामने चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, उसे ऐसे ही जताना पड़ता था कि वो सुनने और बोलने से लाचार है। अपने घर में बता दिया ना तुमने? सख्ती से बोलते हुए वो खिड़की के पार भागते हुए मंजर को देखने लगा था, जबकि मैं अपना सर हाँ के इशारे में हिला गई थी। मगर फिर मुझे अपनी तरफ ध्यान हुआ, न देखकर वो थोड़ा सा सख्त हुआ था। हमारे बारे में कुछ नहीं बताया है, बस यही कि मैं किसी काम से बाहर शहर जा रही हूँ और शायद 1 साल तक वापस नहीं आ सकूंगी। इससे मेरे घर वाले सुकून में हो जाएंगे। नरमी से बोलते हुए मैं बाहर के भागते हुए नज़ारे को देख रही थी। हाथों की उंगलियां एक दूसरे को अंदर सख्ती से उलझाई हुई थी, बिल्कुल मेरी उलझी हुई जिंदगी की तरह। वो बिना मेरी बात पर ध्यान दिए अपनी नज़रों को बाहर जमाए बैठा था, जैसे उसने ना बोलने की कसम खा रखी हो। जिस पर मैं भी गहरी सांस भरते हुए अपना ध्यान बाहर भागाते हुए नज़ारे की तरफ कर चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि किसी की प्यार भरी नज़रें मुझे देख रही है। मुझे मुँह छुपाए देखते ही ध्रुव का दिल धड़क उठा था।
मेरा चेहरा देखने की ख्वाहिश ही उसे महसूस हो रही थी, मगर उसे खुद को मुझसे दूर रखना ज़रूरी था। हम दोनों का रिश्ता ऐसा नहीं था कि हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और मुझे यकीन था कि ये सारी फीलिंग्स बेकार है। वो मेरी खूबसूरती से अट्रैक्ट हुआ था, नहीं तो दूसरी और कोई बात नहीं है। वो मेरे बारे में सोचता हुआ वो अपनी नज़रों को कंट्रोल किए हुए बाहर के नज़ारे में अपने दिल लगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि पास ही बैठी हुई मैं खूबसूरत लड़की उसका ध्यान बटाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी। और मज़े की बात तो ये थी कि मैं हर बात से अनजान थी। दिल ही दिल में खुद को गालियां देता हुआ वो पलटते हुए मेरी तरफ देखने लगा था, जो खुद बाहर के नज़ारे में खोई हुई थी। वक्त हम दोनों के बीच पर लगाकर उड़ रहा था। देखते ही देखते 2 महीने का वक्त हम दोनों के बीच से खूबसूरत याद बनते हुए गायब हो चुका था। एक दूसरे के साथ रहते हुए हम एक दूसरे की पसंद नापसंद और एक दूसरे की पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे, लेकिन इस बात से अक्सर मुंह मोड़ते थे कि हमारी शादी आम शादीशुदा लोगों जैसी है। हम दोनों को कुछ वक्त बाद ही अलग हो जाना है, मगर कुछ था जो हम दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता रहता था। शायद ये शादी की ताकत थी, या फिर हमारे बीच बन चुके इस नए रिश्ते की, जो हम दोनों एक दूसरे की पसंद को अपनाने लगे थे। छोटी छोटी बातों से लेकर एक दूसरे का एहसास तक करने तक। ध्रुव ये बात मानता नहीं था, मगर जो रिश्ता वो कॉन्ट्रैक्ट समझकर शुरू कर चुका था वो फीलिंग्स में ढलना शुरू हो चुका था। शाम को घर जल्दी आना, एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मैं जो कुछ देर पहले बाहर से आई थी, तभी चेहरे पर खुशी भरे एक्सप्रेशन सजाते हुए ध्रुव को फ़ोन पर मैसेज करते हुए बोली थी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। क्या जो मैं महसूस करने लगी थी, ध्रुव भी ऐसे ही मेरे बारे में महसूस करता था? अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो? मगर मुझे नाउम्मीद नहीं होना था। मुझे आज बताना ही था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला रिश्ता है, कहीं न कहीं असली रिश्ते में बदल रहा है। गहरी सांस भरते हुए मैं कमरे की तरफ तैयार होने के लिए बढ़ गई थी। दिल खुशी से नाच रहा था। आधा घंटा लगाकर मैं तैयार हो चुकी थी। तब नीचे से हॉर्न बजने की आवाज़ आई थी। मुस्कुराते हुए दुपट्टा कांधे पर डालते ही मैं बाहर की तरफ बढ़ गई थी। ध्यान से सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं मुस्कुराते अपनी आंखें सामने दरवाजे पर किए हुए थी, जहाँ से ध्रुव को आना था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आप आ गए, मुस्कुराते लहजे में बोलते हुए मैं आगे बढ़ी थी। जब मेरे कदमों की आखिरी सीढ़ी पर ब्रेक लगाई थी, मेरी आंखें फैलकर बड़ी बड़ी हो गई थी। ध्रुव के पीछे ही मैं खूबसूरत लड़की को देखती रह गई थी, जो सर से पैर तक प्लास्टिक में डूबी हुई थी। उसके पीछे पीछे चल रही थी, हैरत के साथ उन दोनों को एक दूसरे के इतने पास देख रही थी। तो क्या ख्वाब टूट गया? क्या वो इस ख्वाब की जिंदगी सिर्फ इतनी छोटी थी कि उसे कुछ पल की खुशियाँ भी नहीं मिली? गहरी सांस भरते हुए मैं सोचती गई, तभी अपने भारी कदम उठाते हुए सामने उन दोनों की तरफ बढ़ गई। आप घर वापस आ गए, उदासी से बोलते हुए मैं अपना सर झुका चुकी थी, जबकि ध्रुव ने मुठ्ठियां मींचते हुए मुझे देखा था। न जाने क्यों मेरा झुका हुआ सर ध्रुव के दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा कर रहा था। वहां के इशारे में सर हिलाते हुए आगे बढ़ गया था। तुम कौन हो? वो लड़की मुझसे पूछने लगी थी, जबकि उसकी चालाक आंखें मुझे घूर घूर कर देख रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की ध्रुव के घर में क्या कर रही है? अगर ध्रुव बहक गया तो? वो ऐसा ही सोच रही थी, जबकि मैं बहुत बड़ी उलझन का शिकार होते हुए ध्रुव को देखती गई थी। आखिर में उसके सवाल का जवाब मैं क्या कहती और कितना उससे कहती, मैं नहीं जानती थी। ये इस घर में काम करती है, ध्रुव मेरी उलझन समझता हुआ बोला था, जबकि मैं धड़कते हुए दिल के साथ उसे देखती रह गई थी। हाँ, उसने सच ही तो कहा था, मैं उसके घर में काम ही तो कर रही थी। मैं पैसों के लिए उसके घर में उसकी पत्नी बनकर रह रही थी। मैं जो सोच बैठी थी कि शायद हमारा रिश्ता कुछ और भी बन पाएगा, ये उलझन भी अब दूर हो चुकी थी। हम दोनों के बीच और कुछ नहीं हो सकता था। आज ये बात पता चल गई थी, मगर ये बात मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रही थी? मेरे दिल में मौजूद हल्का हल्का सा उठता हुआ दर्द मुझे बहुत परेशान कर रहा था। घर में आपका स्वागत है, बताइए मैं आपके लिए क्या बना सकती हूँ? मुश्किल से मुस्कुराते हुए मैं सामने खड़ी उस लड़की से पूछ रही थी, जो नफरत भरी नजरें मुझ पर डालकर आगे बढ़ गई थी। मुझसे मेहमानों की तरह बर्ताव करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ नई आई हो। मेरा नाम इशिता है और मैं ध्रुव की फियांसे हूँ। वो अपने बाल झटकते हुए मुझसे बोली थी, जबकि मैंने एक झटके से सर उठाते हुए उसकी तरफ देखा था। ये वही लड़की थी जिसकी वजह से वो आज एक दूसरी लड़की के साथ रिश्ते में बंधा हुआ था। तो ये यहाँ पर क्या करने आई थी? और ये खुद को अभी भी ध्रुव की फियांसे क्यों बता रही थी? वो लोग आगे बढ़ गए थे। वो मुझे सफाई कैसे दे सकता था? मालिक कब नौकरों को अपनी सफाई देते हैं?
मेरी हैसियत भी ऐसी ही थी। उन्हें जाता देखकर मैं भी अपने कमरे की तरफ खिसक गई थी। ध्रुव, तुम्हें नहीं लगता ये लड़की ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारे सामने बन ठहर कर मौजूद है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुस्से से उसकी स्टडी की एक एक चीज़ को देखते हुए वो बोली थी। ध्रुव अपने होठों पर मुट्ठी रखते हुए उसे यहाँ से वहाँ घूमता हुआ देख रहा था। सीधी बात करो, तुम्हें मुझसे अब क्या चाहिए? तुम जो मीडिया के सामने एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाकर मुझसे रिश्ता तोड़ चुकी थी, तो अब यहाँ क्या करने आई हो? गहरी नज़रों से उसे देखता हुआ वो पूछ रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस भटक गई थी, मगर मैं अभी तुम्हारे पास लौट आई हूँ। मैं अपनी गलती की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक लाइव कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी और उसमें ये बताऊंगी कि ये मेडिकल रिपोर्ट गलत है, एक गलतफहमी पर बनाई गई है। मुझसे गलती हो गई थी और तुम्हारे ऊपर लगा हुआ दाग साफ हो जाएगा। मुस्कुराते लहजे में बोलते हुए वो उसकी तरफ पलटते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रख चुकी थी। जब ध्रुव ने अपनी मुठ्ठियां मींचते हुए खुद से कुछ कहने से रोक रखा था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरा खूबसूरत चेहरा, आज मैं तैयार की हुई थी और मेरा वो मैसेज, मैं आखिर क्या बताना चाहती थी? गहरी सांस भरते हुए वो सोचने लगा था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं जो कमरे में चक्कर काटते हुए ध्रुव का इंतजार कर रही थी, मगर 2 घंटे गुजर जाने के बाद भी वो वापस लौटकर नहीं आया था। तभी उसको ढूंढते हुए बाहर निकली थी, जब सामने ही मौजूद इशिता को देखते हुए मैं अपनी जगह पर रुक गई थी, जिस पर वो मुझे घूरते हुए मुझसे पूछ रही थी। वो यहाँ पर मैं पानी रखने के लिए आई थी, घबराते हुए लहजे में बोलते मैं एक बहाना बना गई थी। क्या तुम्हें पता नहीं, इस कमरे में किसी भी लड़की का आना मना है। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो इस कमरे में आ सकती हूँ, और उसके दिल तक भी। इसलिए आगे से अपनी इस गंदी नज़र को मेरे ध्रुव से दूर रखना, नहीं तो मुझे सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से गायब करवाने में। एक एक शब्द पर जोर देते हुए वो बोली थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। बेबसी से बोलते हुए मैं अपने होठ चबाकर रह गई थी। आखिर कैसी किस्मत पाई थी मैंने। एक पत्नी अपने पति की गर्लफ्रेंड को ये सफाई दे रही थी कि उसके पति पर हक सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड का ही है। गहरा सांस भरते हुए मैं सोचने लगी थी और फिर एक कमरे की तरफ बढ़ गई थी। ठीक कुछ दिन बाद ही वो मेरे सामने मौजूद था। खिड़की की तरफ अपना मुंह किए हुए वो न जाने बाहर क्या देख रहा था। जब मैं अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बिस्तर पर बैठी हुई उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, जब खामोशी काफी गहरी होने लगी तो मैं अपना हलक करते हुए मैं कुछ बोलने ही लगी थी कि वो बोल उठा था। तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम मुझे ज़रूरी बात बताना चाहती हो। वो बात क्या थी? प्यार से पूछता हुआ वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा था। ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं थी, मैंने बस वैसे ही बोला था। अपनी बात को टालते हुए मैं अपना सर झुकाते अपनी गोद में रखे हाथों को देखने लगी थी। इशिता उसी शाम वापस जा चुकी थी, मगर उसके साथ ही ध्रुव भी गया था। और आज ऐसे अचानक उसने मेरे सामने कुछ दिन पहले की जाने वाली बात के बारे में पूछा था। मैं इसे कैसे बताती? कम से कम इशिता की बात के बाद में तो मेरे अंदर बताने वाली बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही थी। ठीक है, जैसा तुम जानती हो कि इशिता वापस आ चुकी है, तो अब अपना बयान वापस ले रही है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छी बात यह है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। आराम से मुझसे तलाक लेकर कहीं और शादी कर लो और तुम्हें तुम्हारे तय किए हुए पैसे मिल जाएंगे। इस जगह को अच्छे से साफ करके अपने होने का नामो निशान मिटा दो। कल तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे और कुछ टाइम बाद तुम्हें तलाक के पेपर भी मिल जाएंगे। अपना चेहरा खिड़की की तरफ करते हुए वो एक एक शब्द कह रहा था। मैं उसे देखते हुए अपने दिल की धड़कनों को कानों में बजता हुआ महसूस कर रही थी। वो कितना पत्थर दिल इंसान था। जब ज़रूरत थी तो अपने पास रखा, और जब ज़रूरत खत्म हो गई तो मुझे दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया। क्या इतने महीने में भी उसने मेरे लिए कुछ महसूस नहीं किया था? मैंने कुछ बोलना चाहा था, मगर होठ फड़फड़ाकर वापस बंद हो गए थे। तो क्या वो सब कुछ खत्म? दिल ने चुपके से कहा था और मैं अपनी बात होठों पर ले आई थी। हमारे बीच कुछ था ही नहीं जो खत्म हो जाता। एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी सारी शर्तें हम दोनों पहले से ही जानते थे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो हमारा वक्त भी खत्म, रिश्ता भी खत्म। ये कहते हुए वो बिना मुझे देखे ही पलटे वहां से चला गया था, जबकि मैं सुन पड़ते हाथों के साथ उस जालिम इंसान को जाते हुए देख रही थी। रिश्ता खत्म। बेयकीनी से मैंने आखिरी शब्द दोहराते हुए अपना हाथ पेट पर रख लिया था। शायद ये अच्छा ही था कि मैं ध्रुव को ये बात नहीं बता पाई थी। कम से कम अब ये उम्मीद ही काफ़ी थी सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए। अगले दिन ही मैं सारी सफाई करते हुए अपना सामान बांध चुकी थी। कुछ वक्त पहले तक मैं खुद को ध्रुव की नज़रों में कुछ समझने लगी थी, लेकिन सच्चाई वही थी, कड़वी। ये रहा तुम्हारा चेक। सख्त लहजे में बोलते हुए वो मेरे सामने चेक बढ़ा चुका था।
ये उस रकम से कहीं ज़्यादा थी जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त बताई थी। इतनी ज़्यादा रकम क्यों? कपकपाते लहजे में उसे देखते हुए बोली थी। मैं कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही ख़त्म कर रहा हूँ तो पेनल्टी भी मुझे ही भरनी होगी, इसलिए ये रकम तुम ले सकती हो। वो मेरे हाथ में चेक थमा चुका था। तभी अपने आंसुओं को दबाते हुए मैं चेक को थामे बाहर की तरफ बढ़ गई थी। मेरे कदम बाहर की तरफ बढ़ते हुए ध्रुव का दिल धड़का रहे थे। वो मुझे रोक लेना चाहता था, मगर उसका मेरे साथ कोई असली रिश्ता नहीं था, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। बार बार अपने दिल को समझाते हुए वो झूठी तसल्लियाँ देना चाहता था, मगर ऐसा होना कहाँ मुमकिन था। मेरे जाते ही उस घर में अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उस दिन अजीब सी घुटन भरी थी और रातें उससे भी ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। वो तो पहले से ही अकेलेपन का आदी था, तो अचानक से ही अकेलापन उससे काटने को क्यों आ रहा था? ध्रुव अपने दिल को जितना समझाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो मुझे देखने के लिए पागल होता जा रहा था। 1 महीना मुझे देखे बिना ध्रुव ने कैसे गुजारा था, ये सिर्फ वही जानता था। वो जानता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं अभी तक उसकी पत्नी थी। मुझे तलाक देकर छोड़ने की हिम्मत ध्रुव के अंदर बिल्कुल नहीं थी, मगर वो ये मानने से भी डरता था। मेरी मोहब्बत ने एक पत्थर जैसे इंसान को पिघला दिया था। ध्रुव जब अपनी स्टडी में कुर्सी पर बैठा हुआ दोनों हाथों में अपना सर थामे हुए मेरे बारे में सोच रहा था कि तभी दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। इस तरह बिना इजाज़त के दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की हिम्मत बस एक ही इंसान कर सकता था। तभी ध्रुव लाल आंखों के साथ मौजूद उस इंसान को देखने लगा था। तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती तुम? सख्ती से कहता हुआ वह अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि इशिता मुस्कुरा चुकी थी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अभी भी मीडिया के लोगों से मिलकर उन्हें बयान दे आई हूँ। अब कोई भी तुमसे या मुझसे इस बारे में कुछ नहीं पूछेगा, उसने प्यार भरे लहजे में कहा था और अपने नाजुक हाथों को उसके कंधे पर रखते हुए उस पर डोरे डालना चाहती थी, जिस पर ध्रुव गहरी नजरों से उसे देखता हुआ एक झटके से उसके हाथ अपने कंधों से हटा चुका था। ये सब कुछ तुम्हारा ही बिगाड़ा हुआ था और तुमने ही सुलझा दिया। मैं तुम्हें शाबाशी क्यों देने लगा? इशिता उसकी अचानक से बदलती हुई आवाज़ को देखकर हैरान रह गई थी। ध्रुव, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरे बारे में ही किस लहजे में बात कर रहे हो? सख्ती से बोलते हुए वो अपने गुस्से को रोक चुकी थी। इसी लहजे में बात कर रहा हूँ जिस लहजे में तुम्हें बात अच्छी तरीके से समझ में आती है। अब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। लाल पड़ते हुए चेहरे के साथ वो उससे कह रही थी। बेइज्जती तो तुम मेरी कर रही हो। तुम्हें क्या लगा था अचानक से मेरी इज्जत उछाल दोगी और मैं खामोश हो जाऊंगा, और फिर एक दिन अचानक तुम आकर मुझसे माफ़ी मांगोगी और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करोगी, तो ध्रुव वर्मा हर चीज़ को भूलते हुए पागलों की तरह तुम पर अपना आप निछावर कर देगा। ऐसा नहीं है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये बात तो तुम जानती ही हो। अजीब सी नज़रों से इशिता को देखकर बोलते हुए वो उठ खड़ा हुआ। तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। यही कि मिस इशिता, आपकी मेरी ज़िंदगी में कोई औकात नहीं है। मैं अपना थूका हुआ नहीं चाटता हूँ, तो अपनी ये गंदगी उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसे गुस्सा ही तो आ गया था, तभी चिल्लाते हुए वो बोली थी। चिल्लाओ मत, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम कोई मेरी वजह से वापस लौट कर नहीं आई हो। तुम्हारी कंपनी में एक के बाद एक घोटाले के चलते हुए तुम मेरे पास लौट कर आई हो, इसलिए अपनी ये गंदी शक्ल यहाँ से लेकर दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे औरत होने की तमीज भी भूल जाऊं। वो गुस्से से कहता हुआ खड़ा हो चुका था। तभी इशिता अपने कदम पीछे लेते हुए वहां से निकल चुकी थी। ध्रुव गहरी सांस भरते हुए वापस खिड़की के आगे जाकर खड़ा हो गया था। वहां से नीचे भागती हुई जिंदगी को देखते हुए वो ना जाने क्यों अपने दिल में अजीब सी घुटन महसूस कर रहा था, जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे छीनी जा रही हो। क्या वो ठीक थी? अचानक ये ख्याल उसके दिमाग में आया था, मगर अपने दिमाग को झटकते हुए वो उन ख्यालों से पीछा छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी जिंदगी में सुकून था, इशिता से पीछा छुड़ा चुका था। रही बात मेरी, तो वो सोच रहा था कि मैं अपनी जिंदगी सुकून में गुजार रही हूँ। गहरा सांस भरते हुए वो सोचने लगा था, जब भी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी थी। अभी वो बात ही कर रहा था कि कोई दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आया था। वो उसके घर में काम करने वाली औरत थी, जिसके हाथ में कुछ था। साहब जी, क्या ये ज़रूरी कागज़ है? ये मुझे आपके बेडरूम में सफाई करते हुए मिला है, अगर आप देख ले तो अच्छा रहता। वो कहते हुए वो कागज़ उसकी तरफ बढ़ा चुकी थी। उसने एक बार सोचा कि पढ़ लेता हूँ। वो अनपढ़ थी, तभी पढ़ नहीं सकी थी। उसने वो कागज़ पढ़ना शुरू किया था। उसके चेहरे की रंगत उड़ती जा रही थी। मोबाइल फ़ोन हाथ से छूट गया था।
जबकि आंखें बेयकीनी से सामने मौजूद रिपोर्ट पर जमी हुई थी। वो प्रेग्नेंट थी, उसने बताया क्यों नहीं? धड़कते दिल के साथ वो सोचते हुए बोला था। तो क्या इशिता के उस दिन आने से पहले वो यही बात मुझे बताना चाहती थी? अगर ऐसा था तो उसने बताया क्यों नहीं था? उसे बताना चाहिए था। जल्दी से सर झटकते हुए अपना मोबाइल फ़ोन उठाते वो बाहर की तरफ भाग गया था। लेकिन बेटा, हम कहाँ जाएंगे? तुमने तो अपनी बहनों की शादी करके उन दोनों को भेज दिया है, मगर अब इस घर से कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? मैं जो अपने घर की चीज़ समेट रही थी, अचानक से अपनी माँ की बात पर पलटते हुए उन्हें मुस्कुराकर देखने लगी थी। माँ, मैं अपने सारे काम निपटा चुकी हूँ, आपको सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ काम छोड़कर हम कहीं और चलकर शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि हमारा कल हमारा पीछा छोड़ दे, ताकि ध्रुव वर्मा को कभी पता ही ना हो कि उसके और मेरे बीच अभी भी कोई रिश्ता बाकी है। मैं तलाक नहीं चाहती माँ। मेरी बात समझते हुए वो हाँ के इशारे में सर हिला गई थी। अपनी बहनों के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, मगर मैं खुश हूँ कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया। भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए वो मेरे सर पर हाथ रख चुकी थी। मैं मुश्किल से मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई थी, जब बाहर से ही घंटी बजने की आवाज़ आई थी और मेरी माँ दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। दरवाज़ा खोलते ही जो इंसान उन्हें देखने को मिला था, उन्हें बहुत हैरत हो गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सख्त लहजे में पूछते हुए वो दरवाजे में खड़ी थी, जबकि वो बेचैन नज़रों से पार देखता हुआ मुझे ढूंढ रहा था। तभी उनकी बात की परवाह किए बिना वो दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ गया था। प्रियंका कहाँ है? सख्त लहजे में बोलते हुए वो अपने भारी भारी कदम उठाते हुए अंदर की तरफ चला आ रहा था। जब अंदर से ही मेरे हाथ में कुछ सामान पकड़े हुए उसने मुझे देख लिया था, मगर उसे देखते ही मेरे कदम एक जगह पर जम गए थे। ध्रुव, मेरे होठ फड़फड़ाकर रह गए थे। ध्रुव मुझे देखते ही धड़कते हुए दिल के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे अपने सीने से लगा चुका था। मेरे सर को चूमते हुए उसकी आंखों में अचानक आंसू आने लगे थे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ये हम दोनों का बच्चा है। एक एक शब्द बोलता हुआ वो मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था, जबकि मैं सुन पड़ते हुए उसे देख रही थी। तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो इशिता के साथ खुश थे। दो आंसू टूटकर मेरे गालों पर गिरे थे जब मैं तड़पते हुए दिल के साथ ही बोली थी। दोनों हाथों में मेरा चेहरा थामते हुए वो किस तकलीफ से गुजर रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। मैं इशिता के साथ नहीं हूँ, मैं उसके साथ कभी नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी मुश्किल से ये दिन गुजारे हैं। तुम्हारे बिना मर जाऊंगा प्रियंका, प्लीज लौट आओ। तड़पते हुए दिल के साथ बोलते हुए वो मेरी आंखों में देखने लगा था, जबकि मैं उसकी एक एक बात पर यकीन करते हुए भीगी आंखों के साथ मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ के इशारे में हिला गई थी। तुमने मुझे बहुत परेशान किया। मुस्कुराती आंखों से शिकायत करते हुए मैं उसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी, जबकि वो मुझे अपने सीने से लगाते हुए मेरे माथे को चूम रहा था। मैं अपनी हर एक गलती की भरपाई कर दूंगा, बस मुझे मौका दे दो। मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मुझे घुटन होती है। गहरी सांस भरते हुए उसने मुझे अपने सीने से लगाए रखा था, जबकि मेरी माँ हम दोनों को देखती रह गई थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि उनकी बेटी भी अब खुश थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।